क्या आप जानते हैं कि लुकीमिया और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? लुकीमिया ब्लड कैंसर का एक टाइप है जिसमें बॉडी में अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने लगती है, और सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की शेप अब नॉर्मल हो जाती है। इन बातों से ये समझ आता है कि हमारी ब्लड सेल्स का नॉर्मल शेप में होना और नॉर्मल काउंट में बने रहना हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये ब्लड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? हमारी बॉडी में फ्लो होने वाले ब्लड में। और ये कितने तरह की होती है? तो ये ब्लड सेल्स 3 तरह की होती है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC और प्लेटेट्स। तो क्या आप इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं? रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी की मदद करती है, और प्लेटेट्स ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करती है ताकि चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोका जा सके। यानी ह्यूमन ब्लड में मौजूद ये तीनों ही ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस किया करती है। लेकिन ये ब्लड सेल्स बनती कहाँ है? तो इसका जवाब ये है कि ये सेल्स बनती है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। इसका मतलब बोन मैरो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसे में बोन मैरो के बारे में हमें जरूर से जानना चाहिए कि ये बोन मैरो क्या है, ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जब ये सही फंक्शन ना करे तो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, उससे जुड़ी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ऐसा और भी बहुत कुछ जो आपकी बॉडी में मौजूद बोन मैरो से आपकी अच्छी खासी पहचान करा देगा। तो इसलिए ये सब जानने के लिए अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस डॉक्यूमेंट्री में। बोन मैरो ऐसा सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल है जो जेली या जैम जैसा नजर आता है। इसे माइलॉइड टिश्यू भी कहा जाता है। आपको बता दें कि एक टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। बोन मैरो असल में एक सेमी सॉलिड टिश्यू है जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ये ज्यादातर बोन्स के सेंटर में पाया जाता है, और जिस स्पेस में ये मिलता है उसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ये कैविटी पेरिओस्टियम से घिरी रहती है जो कैविटी को प्रोटेक्शन देने वाली एक हार्ड लेयर होती है। बोन मेरो बायोप्सी के टाइम इसी लेयर में निडल इंसर्ट करके बोन मेरो का स्मॉल सैंपल लिया जाता है ताकि लुकीमिया और लम्फोमा जैसी ब्लड एंड मेरो कंडीशंस को डायग्नोस किया जा सके। बोन मेरो को कई बार सिर्फ मेरो भी कह दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ये बोन्स की कैविटीज में भरा रहता है और इसमें ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो ब्लड सेल्स और प्लेटेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये हर दिन बिलियंस न्यू ब्लड सेल्स बनाता है, इसलिए इसे ब्लड सेल फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। ब्लड सेल्स बनाने के अलावा बोन मैरो फैट को स्टोर भी करता है जो बॉडी की जरूरत के समय एनर्जी में बदल जाता है। इसका मतलब ब्लड सेल्स बनाना और फैट को स्टोर करके रखना बोन मैरो के टास्क हैं जो वाकई में बॉडी की अच्छी हेल्थ और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। लेकिन ये बोन मैरो बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है? तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का ज्यादातर बोन मैरो मेनली टफ हार्ड बोन्स में पाया जाता है, जैसे हिप और थाई बोन्स में। इनके अलावा रिब्स, आर्म्स, ब्रेस्ट बोन, स्कल और स्पाइन बोन्स में भी ये मौजूद होता है। तो हमें बोन मैरो की बॉडी में लोकेशन पता चल गई है, और अब हमें जान लेना चाहिए कि ब्लड सेल्स बनाने वाला बोन मैरो खुद किन से बना है। तो बोन मैरो बना है स्टेम सेल्स से। तो अब ये स्टेम सेल्स क्या होती है? स्टेम सेल्स बॉडी में बनने वाली सबसे पहली सेल्स होती हैं, और हर ब्लड सेल की फर्स्ट फेज ये स्टेम सेल्स ही होती है। इन सेल्स की खासियत होती है कि ये बॉडी की किसी भी तरह की सेल में बदल सकती हैं। ये इमैच्योर स्टेम सेल्स लगातार डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती रहती हैं। इन न्यू सेल्स में से कुछ सेल्स स्टेम सेल्स की बनी रहती हैं, तो बाकी सेल्स मैच्योरिंग स्टेजेस को पार करते हुए ब्लड सेल्स बन जाती हैं। बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स की तेजी से मल्टीप्लाई करके हर दिन बिलियंस ब्लड सेल्स बनाती हैं। स्टेम सेल्स की अपनी ढेर सारी क्वालिटीज है, और इन्हें जानने के लिए आपको स्टेम सेल्स पर बनी हमारी डॉक्यूमेंट्री भी जरूर से देख लेनी चाहिए। और अभी हम बात कर रहे हैं बोन मैरो की। तो जिस प्रोसेस के थ्रू बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है उस प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहते हैं, और हेमेटोपोइसिस का सिंपल मीनिंग ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन समझ सकते हैं। यंग एज में बोन मैरो जनरली नॉर्मल फंक्शन करता है, लेकिन बॉडी के इस वाइटल कंपोनेंट पर भी एजिंग का असर होता ही है, जिसकी वजह से एज बढ़ने के साथ बोन मैरो में कम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यूं तो इस कमी से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर बॉडी को ज्यादा ब्लड सेल्स की जरूरत हो और वो इसकी डिमांड करने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओल्डर पर्सन की बोन मैरो ज्यादा ब्लड सेल्स की इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इस कमी का एक मोस्ट कॉमन रिजल्ट एनीमिया की फॉर्म में सामने आता है। आपको बता दूं कि एनीमिया एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी टिश्यूज तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ऐसा सभी के साथ हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये जानना है कि बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट टास्क करने वाला बोन मैरो कितनी तरह का होता है। तो ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो 2 कलर्स में पाया जाता है, रेड और येलो कलर में। इसका मतलब बोन मैरो के 2 टाइप्स होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। हमारी बॉडी में लगभग 2.5 किलोग्राम रेड एंड येलो बोन मैरो होता है। इनके बारे में जानने को भी काफी कुछ है, इसलिए पहले जानते हैं रेड बोन मैरो के बारे में। तो रेड बोन मैरो मेनली स्टर्नम और पेल्विक गडल जैसी फ्लैट बोन्स की मेडुलरी कैविटी में पाया जाता है। आपको बता दें कि स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और पेल्विक गडल एक बोनी रिंग होती है जो राइट और लेफ्ट हिप बोन से बनी होती है। वैसे रेड बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स को बनाना।
इसमें मौजूद स्टेम सेल्स, जिन्हें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स को बनाती हैं। क्योंकि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स है, एक बार मैच्योर होने के बाद ये ब्लड सेल्स बोन मेरो से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं और बॉडी के लिए जरूरी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के उसे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस लाती है, ताकि इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सेल किया जा सके, यानी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही रेड बोन मेरो का कलर रेड होता है। ये रेड ब्लड सेल्स लीवर और स्प्लीन के साथ मिलकर के एक और इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करती है, जो है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन, जो कि वाकई में बहुत ही जरूरी है। बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो इनका काम बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना होता है। इन्हें फाइटर सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है। इसलिए ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हुए बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे ही बहुत से फॉरेन अटैकर्स से ये लड़ती है। और प्लेटेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना होता है। इसे बॉडी का नेचुरल बैंडेज कह सकते हैं, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। कभी इंजरी होने पर ये प्लेटेट्स इकट्ठी होकर खून का थक्का यानी क्लॉट बना लेती हैं, ताकि बॉडी से ज्यादा ब्लड ना बह सके। इन तीनों ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की रेट बॉडी नीड्स से कंट्रोल होती है। नॉर्मल ब्लड सेल्स एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 13 से 20 दिन का होता है और प्लेटेट 7 से 10 दिन का लाइफ स्पैन रखती हैं। इस बात पर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें ब्लड सेल्स अपना लाइफ स्पैन पूरा करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और नई ब्लड सेल्स उनकी जगह ले लेंगी। इन सेल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है, अब ये हमें पता है। और अब आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि बॉडी में ब्लड सेल्स लगातार बनी रहनी चाहिए और इसके लिए ओल्ड ब्लड सेल्स का न्यू ब्लड सेल्स से लगातार रिप्लेस होते रहना जरूरी है। इसलिए न्यू ब्लड सेल्स कॉन्स्टेंटली बनती रहती हैं और ओल्ड सेल्स रिप्लेस भी होती रहती हैं, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन का ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। और इस प्रोसेस को चलाने वाला बोन मैरो पूरी जिंदगी अपने इस टास्क में बिजी रहता है। कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस भी बन जाती है जिनमें ब्लड सेल्स का ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, जैसे कभी जब बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन बहुत कम हो या रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो गई हो। ऐसे में किडनीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करके रिलीज करती हैं। ये हार्मोन बोन मेरो को ज्यादा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इसी तरह इन्फेक्शन की कंडीशन में बोन मेरो ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करके रिलीज करता है और जब ब्लीडिंग की कंडीशन होती है तो उसके रिस्पॉन्स में ज्यादा प्लेटेट्स प्रोड्यूस करके रिलीज करना भी बोन मेरो का ही काम है। तो देखा आपने, ये ब्लड सेल्स कितने मेजर फंक्शंस करती हैं और इनको बनाता है रेड बोन मेरो। तो ये तो हुई रेड बोन मेरो की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि येलो बोन मेरो कैसा होता है, कहाँ पर पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो येलो बोन मेरो फैट्स के स्टोर हाउस की तरह काम करता है और ये फैट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रिजर्व करता है। बॉडी में बोन, कार्टिलेज, मसल्स और फैट सेल्स डेवलप करना भी इसका काम होता है। ये लॉन्ग बोन्स की शॉफ्ट की मेडुलरी कैविटी में पाया जाता है, यानी लॉन्ग बोन्स के सेंट्रल पार्ट में, जैसे कि लेग्स और आर्म्स में। ये अक्सर रेड बोन मेरो की एक लेयर से घिरा रहता है। इस येलो बोन मेरो में दो तरह की स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, एडिपोसाइट्स और मसिंग स्टेम सेल्स। ये मसिंग स्टेम सेल्स कार्टिलेज, फैट और बोन प्रोड्यूस करती हैं और एडिपोसाइट सेल्स में ही फैट्स का स्टोरेज होता है। कभी सीरियस ब्लड लॉस या फीवर जैसी कंडीशंस बनने पर ये येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो में कन्वर्ट होने की काबिलियत भी रखता है। बर्थ के टाइम से 7 साल की एज तक ह्यूमन मेरो रेड बोन मेरो ही होता है, क्योंकि इस एज तक न्यू ब्लड फॉर्मेशन की हाई नीड होती है। इस एज के बाद धीरे धीरे फैट टिश्यू रेड मेरो को रिप्लेस करने लगते हैं। इसलिए एक एडल्ट बॉडी की ज्यादातर बोन्स में येलो बोन मेरो ही पाया जाता है। इन सेल्स को अपना नाम फैट सेल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशंस की वजह से मिला है, क्योंकि फैट सेल्स येलो नजर आती हैं। और इसी के साथ हमने बोन मेरो के दोनों टाइप्स यानी रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो के बारे में काफी कुछ जान लिया है। और अब इतना सब जानने के बाद हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि बोन मेरो हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में मिलता है, कितने टाइप्स का होता है और ये कौन से इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करता है। लेकिन क्या हो अगर बोन मेरो लॉस्ट हो जाए, मतलब अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर दे, तो भी क्या बोन मेरो के बिना सर्वाइव किया जा सकता है? तो बोन मेरो के बिना तो जीना पॉसिबल नहीं है, इसके बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता। और बोन मेरो लॉस का रिजल्ट डेथ भी हो सकती है और डेथ का रीजन इन्फेक्शन या सीरियस ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर बोन मेरो नहीं है तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी नहीं है, यानी कोई नई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स नहीं बन पाएगी। ओल्ड सेल्स को न्यू सेल्स रिप्लेस नहीं कर पाएंगी और ओल्ड सेल्स अपना लाइफ टाइम पूरा करके खत्म हो जाएंगी। आरबीसी की एब्सेंस में बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ही बना रहेगा। डब्ल्यूबीसी की एब्सेंस में न्यू डब्ल्यूबीसी ना बनने पर इन्फेक्शंस का हाई रिस्क हो जाएगा, जो जानलेवा भी हो सकता है। और अगर प्लेटेट्स काउंट भी जरूरत से कम हो गया तो अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होने लगेगी, जिससे डेथ हो सकती है। इसका मतलब बोन मेरो बॉडी का वाइटल कंपोनेंट है जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और बोन मेरो लॉस होने का मतलब एक पर्सन का लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरने के चांसेस हाई है। तो बोन मेरो जब किसी डिजीज से अफेक्ट होने लगता है तो बॉडी में किस तरह के कॉमन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं? आसानी से ब्लीडिंग हो जाना, चोट लग जाना, थकान बने रहना,
जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, मसल वीकनेस रहना, इरेगुलर हार्ट बीट रहना, सांसों का छोटा होना, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी कॉमन कंडीशंस होती है जो बोन मेरो को अफेक्ट करती है और उसे अपना काम सही तरह से करने से रोकती है। तो बोन मेरो को डायरेक्टली टारगेट करने वाली कंडीशन ल्यूकीमिया होती है, जो एक ब्लड एंड बोन मेरो कैंसर है। जब बोन मेरो में एक सेल म्यूटेशन होता है तो म्यूटेटेड सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगती हैं और ये मल्टीप्लिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ऐसा होने से एब्नॉर्मल WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बोन मेरो को अफेक्ट करने वाली कुछ और कंडीशंस ये है। मल्टीपल माइलोमा, बॉडी जब बोन मेरो में कैंसरस प्लाज्मा सेल्स बनाने लग जाए तो ये कंडीशन बनती है। एप्लास्टिक एनीमिया, जब बोन मेरो इनफ ब्लड सेल्स ना प्रोड्यूस करे तो एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया वेरा, जब बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनने लगे तो इससे ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है और उसके फ्लो में दिक्कत आती है। इसे पॉलीसाइथीमिया वेरा कंडीशन कहते हैं, जो कि एक रेयर ब्लड कैंसर टाइप है। लम्फोमा, ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के जर्म फाइटिंग नेटवर्क का एक पार्ट है, जिसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लिन, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो इंक्लूड होते हैं। कैंसर के इलाज के लिए ली जाने वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी बोन मैरो फेलियर का रीजन बन सकती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स बोन मैरो को सप्रेस करते हैं, जिससे ब्लड सेल्स काउंट में कमी आती है। माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम्स की बात करें तो ये कैंसरस का एक ग्रुप है, जिसमें बोन मैरो में बनने वाली इमैच्योर ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती हैं, यानी हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है। एज बढ़ने के साथ इसका रिस्क ज्यादा रहता है। कुछ पेशेंट्स को रेगुलर ब्लड एंड प्लेटेड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो कुछ को लो या हाई इंटेंसिटी कीमोथेरेपी की। अगर पेशेंट की डिजीज कंट्रोल में हो तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से इलाज किया जा सकता है। तो मतलब बोन मेरो कंडीशंस के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज हुआ करते हैं। आपको बता दें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें या तो होल ब्लड या ब्लड पार्ट्स को पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में एक वेन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये ब्लड किसी दूसरे पर्सन से डोनेटेड भी हो सकता है और ये पेशेंट से लेकर के भी स्टोर किया जा सकता है, ताकि जरूरत के समय यूज किया जा सके। और अब ये जानते हैं कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं और क्या ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही है या इन दोनों तरह के ट्रांसप्लांट्स में कोई डिफरेंस होता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें डिजीज, इन्फेक्शन या कीमोथेरेपी से डैमेज हुई बोन मेरो को रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर में डैमेज्ड स्टेम सेल्स हेल्दी सेल्स से रिप्लेस होती है। डैमेज्ड बोन मेरो तो बहुत कम ब्लड सेल्स बना पाती है और इम्यून सिस्टम के लिए भी इनफ सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऐसे में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसमें एक लॉन्ग रिकवरी प्रोसेस हो सकता है और सीरियस साइड इफेक्ट्स का रिस्क भी रह सकता है। इसलिए डॉक्टर ट्रांसप्लांट से पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करते हैं। इस प्रोसीजर में ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जाती हैं, जो बोन मेरो में जाकर न्यू ब्लड सेल्स बनाती हैं और न्यू मेरो की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। ऐसा करने से बॉडी इनफ रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बना पाती है। ये ट्रांसप्लांट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का एक टाइप होता है और कई बार ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज भी हो जाती है, यानी बोन मेरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कह दिया जाता है। लेकिन इन दोनों ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स में एक डिफरेंस होता है और वो ये कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट में जो स्टेम सेल्स यूज की जाती हैं वो बोन मेरो से ली जाती हैं, जबकि दूसरी तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए स्टेम सेल्स या तो पेरिफेरल ब्लड से ली जाती है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ट्रांसप्लांट के लिए स्टेम सेल्स ह्यूमन बॉडी के 3 एरियाज में ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ये एरियाज बोन मेरो, पेरिफेरल ब्लड और अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स यानी PBSC बॉडी में सर्कुलेट होने वाले ब्लड में पाई जाती है और अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल्स यानी UCB न्यूबॉर्न बेबी के प्लेसेंटा में मौजूद ब्लड में पाई जाती हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल कटने के बाद उसमें से ली जा सकती हैं। बहुत से लोग अपने न्यूबॉर्न बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को डोनेट भी करते हैं ताकि इसमें मौजूद स्टेम सेल्स किसी पेशेंट की जान बचाने में हेल्प कर सके। और इस तरह बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जरूरत पड़ने पर इन दोनों सोर्सेज का यूज भी किया जा सकता है, यानी पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल्स का, क्योंकि ये दोनों बोन मेरो के ऑल्टरनेटिव्स हैं। चलिए अब इन सोर्सेज का पता लगने के बाद आगे देखते हैं कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। ये जानने के लिए बोन मेरो की हेल्थ को चेक करना भी जरूरी होता है। इसलिए 2 टेस्ट के जरिए बोन मेरो की हेल्थ का पता लगाया जाता है और ये टेस्ट होते हैं बोन मेरो एस्पिरेशन और बोन मेरो बायोप्सी। इन प्रोसीजर्स के जरिए डॉक्टर्स ब्लड और बोन मेरो डिजीजेस जैसे कैंसर्स और ऐसे फीवर का पता लगाते हैं जिसके होने का रीजन पता ना हो। इन प्रोसीजर्स से ये पता लगाया जाता है कि बोन मेरो में कौन से सेल्स प्रेजेंट है और वो सेल्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सेल्स के बारे में और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन टेस्ट के जरिए मिलती है। अब क्योंकि बोन मेरो एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, इसलिए इसमें एक फ्लूइड पोर्शन होता है और एक मोर सॉलिड पोर्शन। बोन मेरो एस्पिरेशन में एडल्ट्स में हिप या स्टर्नम पार्ट में एक नीडल के थ्रू बोन मेरो में से फ्लूइड पोर्शन का सैंपल लिया जाता है और बोन मेरो बायोप्सी में एक लार्ज नीडल से बोन मेरो के सॉलिड पोर्शन का एक सैंपल लिया जाता है। बोन मेरो एस्पिरेशन अक्सर बोन मेरो बायोप्सी के साथ ही किया जाता है और साथ में इन दोनों टेस्ट या प्रोसीजर्स को बोन मेरो एग्जाम कहा जाता है। तो बोन मेरो की हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाले इन दोनों टेस्ट के बारे में तो हमने जान ही लिया है। अब आगे हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट के टाइप्स और प्रोसीजर को जाने, उससे पहले ये जान लेना बेहतर होगा कि क्या बोन मेरो डोनेट भी किया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाँ, बोन मेरो डोनेट किया जा सकता है।
इसके लिए डोनर हेल्दी सेल्स डोनेट कर सकता है, जिसे पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट कर दिया जाता है। बोन मेरो डोनेशन के लिए रजिस्ट्री करने के लिए डोनर का हेल्दी होना जरूरी है और उसकी एज 18 से 60 साल तक हो सकती है। डोनर को मेडिकल एग्जाम भी पास करना होता है, जिसमें डोनर के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट और लीवर फंक्शन स्टडीज, हर्पिस वायरसेस, चेस्ट रेडियोग्राफी, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस, HIV RNA और एंटी-HIV एंटीबॉडीज एटसेट्रा, बर्थ कंट्रोल पिल्स, थायराइड मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने वाले लोग भी बोन मेरो डोनेट कर सकते हैं, जब तक उनकी कंडीशन अंडर कंट्रोल हो और वो हेल्दी हो। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान डोनेशन पॉसिबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी होने पर भी डोनेशन नहीं किया जा सकता और कैंसर्स और कुछ हार्ट कंडीशंस में भी बोन मेरो डोनेट नहीं किया जा सकता। इनके अलावा भी कई कंडीशंस हुआ करती है जिनके बारे में पूरी डिटेल लेने के बाद ही डोनेशन के लिए तैयार होना चाहिए। और बोन मेरो डोनेशन के बाद रिकवर करने में एवरेज 20 दिन का टाइम लगता है। इस दौरान डोनर को हेडेक्स, फटीग, मसल्स पेन, बैक एंड हिप पेन भी फील हो सकता है और चलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। ये इफेक्ट्स कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं और कई हफ्तों तक भी। लेकिन जो डोनर PBSC यानी पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स डोनेट करते हैं, उन्हें ऐसे साइड इफेक्ट्स ना के बराबर ही फील होते हैं और उनकी रिकवरी भी तुरंत हो जाती है। आपको याद होगा ये PBSC बोन मेरो का ऑल्टरनेटिव है। अब ये देखिए कि डोनर से लिया गया बोन मेरो पेशेंट के बोन मेरो से मैच होना जरूरी होता है, तभी उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि रेड सेल ग्रुप भी बहुत तरह के होते हैं और व्हाइट सेल ग्रुप्स भी। इसलिए इनका पेशेंट और डोनर में मैच होना जरूरी है, जो अक्सर एक फैमिली मेंबर से हो जाता है, जैसे ब्रदर या सिस्टर से। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत सारे अनरिलेटेड डोनर्स में से मैच्ड डोनर फाइंड आउट करना होता है। मैच मिल जाने के बाद डोनर से बोन मेरो कलेक्ट करना होता है। इसके लिए डोनर को एक जनरल एनेस्थेटिक यानी बेहोश की दवा दी जाती है। इसके बाद डॉक्टर जनरली डोनर के हिप बोन्स में से थोड़ा मेरो सिरिंज से निकालता है। ये आसानी से हो जाता है, लेकिन डोनर को कुछ दिन डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है और इस तरीके से बोन मेरो डोनेट किया जा सकता है। अब ये जानना समझना जरूरी है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो ट्रांसप्लांट के लिए हेल्दी स्टेम सेल्स या तो डोनर से ली जाती है या फिर पेशेंट की बॉडी से ही कलेक्ट कर ली जाती है। ऐसा करने के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही स्टेम सेल्स बॉडी से निकाल ली जाती है और उन हेल्दी सेल्स को स्टोर कर लिया जाता है ताकि ट्रांसप्लांट में उनका यूज किया जा सके। बोन मेरो ट्रांसप्लांट किस टाइप का किया जाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसलिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट के टाइप्स जान लेना भी बेहतर होगा। तो ये ट्रांसप्लांट ऑटोलॉगस हो सकता है, एलोजेनिक हो सकता है, सिनेंजेनिक या हैप्लो आइडेंटिकल भी हो सकता है। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में पेशेंट अपनी ही स्टेम सेल्स रिसीव करता है। ये सेल्स उसके पेरिफेरल या कॉर्ड ब्लड से ली जाती है, क्योंकि ये दोनों सोर्सेज बोन मेरो के ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब बोन मेरो से स्टेम सेल्स लेना पॉसिबल नहीं होता है तो इनमें से किसी सोर्स से स्टेम सेल्स लेकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में पेशेंट को अपने सिबलिंग यानी भाई या बहन से या पेरेंट से या किसी अनरिलेटेड डोनर से मैचिंग स्टेम सेल्स मिल जाती हैं। सिनेंजेनिक ट्रांसप्लांट में आइडेंटिकल सिबलिंग जो ट्विन या ट्रिपलेट हो सकते हैं, उनमें से किसी एक से स्टेम सेल्स रिसीव की जाती है जिसका एग्जैक्ट सेम टिश्यू टाइप हो। और हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनके लिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन यानी HLA आइडेंटिकल मैचिंग डोनर नहीं मिलता है। ये HLA एक प्रोटीन होता है जो बॉडी की ज्यादातर सेल्स पर मिलता है। ये एक पर्सन के टिश्यू टाइप को बनाते हैं और डोनर और रेसिपिएंट का HLA टिश्यू टाइप मैच होना जरूरी होता है। लेकिन जब एक क्लोज HLA मैच नहीं मिल पाता है तो हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। इसमें डोनर का HLA पेशेंट के एग्जैक्टली हाफ HLA से मैच करता है। अक्सर ये हाफ मैच्ड डोनर मदर, फादर या चाइल्ड होते हैं। इस ट्रांसप्लांट में हाफ मैच्ड डोनर से हेल्दी सेल्स लेकर उन्हें अनहेल्दी सेल्स से रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी कई तरह का हो सकता है, जो मैच्ड स्टेम सेल्स मिलने पर बेस्ड होता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट के कई टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, टिश्यू टाइपिंग, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सिटी स्कैन, हार्ट फंक्शन टेस्ट, स्केलेटल सर्वे और बोन मेरो बायोप्सी एटसेट्रा। इन सारे टेस्ट के बाद फेवरेबल कंडीशंस होने पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट अक्सर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट होने के बाद होता है। इसका प्रोसीजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा ही होता है। अगर बोन मेरो सेल्स डोनर से ली जानी हो तो उन्हें 1 या 2 दिन पहले निकाल लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। और अगर खुद पेशेंट की सेल्स यूज की जानी हो तो उन्हें स्टेम सेल बैंक से लिया जाता है, जहां उन्हें स्टोर किया गया होता है। बोन मेरो को एक सेंट्रल वेन के जरिए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है, जहां से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मेरो में पहुंचती हैं और ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं। इस प्रोसेस को एनग्राफ्टमेंट कहा जाता है। इसके बाद बोन मेरो नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। तो इस तरीके से बोन मेरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है और बॉडी को फिर से एक हेल्दी बोन मेरो मिल जाता है, जो ब्लड सेल्स बनाने में जुट जाता है और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में फिर से हेल्प करने लगता है। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ रिस्क भी रह सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क, एनीमिया, ग्राफ्ट फेलियर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एटसेट्रा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक कॉस्टली प्रोसेस है और इसका एवरेज कॉस्ट 20 लाख रुपए हो सकता है। ये ट्रांसप्लांट कॉस्ट इस अमाउंट से ज्यादा और कम हो सकता है, जो ट्रांसप्लांट की टाइप और अदर कंडीशंस पर बेस्ड होगा। और जो स्पेशलिस्ट बोन मेरो रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करता है उसे हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। यही वो स्पेशलिस्ट होता है जो ब्लड, बोन मेरो और लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीजेस को डायग्नोस, ट्रीट और मैनेज करता है।
अब इतना कुछ जान लेने के बाद ये समझना भी जरूरी लग रहा है कि क्या हम खुद भी अपनी बोन मेरो का ख्याल रख सकते हैं, क्या हम उसे हेल्दी रख सकते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो हम जान ही गए हैं कि बोन मेरो हमारी बोन्स और ब्लड का फाउंडेशन होता है, इसलिए इसका हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। और इसकी अच्छी हेल्थ के लिए हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं जो प्रोटीन रिच हो। इसके लिए अपनी डाइट में बीन्स, नट्स, मिल्क, एग्स, फिश और लीन मीट्स ऐड किए जा सकते हैं। साथ ही व्हीट, ग्रास, लेंटिल्स और ब्रोकोली को भी अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। आयरन और विटामिन जैसे विटामिन B9 और विटामिन B12 भी लिए जा सकते हैं। और ऐसी मेडिकल कंडीशंस को जल्द से जल्द ट्रीट किया जा सकता है जो साइड इफेक्ट के तौर पर बोन मेरो अबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकते हो। इन बातों का ध्यान रखकर हम काफी हद तक अपनी बोन मेरो की अच्छी हेल्थ बनाए रख सकते हैं और हर पर्सन बोन मेरो की इंपॉर्टेंस को समझे